Assalamu alaikum. My name is Zunaira Suleiman and I am a lecturer of chemistry at Times Institute. In the previous lectures we have discussed about the thermal methods of analysis के thermal methods of analysis कौन कौन से हैं, क्या हैं, उनकी हमने जनरल क्लासिफिकेशन देखी, उसके बाद हमने उनका जनरल इंस्ट्रूमेंटेशन देखी, उनकी कुछ एप्लीकेशंस और लिमिटेशंस देखी। आज हम जो है वो फर्स्ट थर्मो एनालिटिकल टेक्निक जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले जो है वो देखेंगे वो है जो टेक्निक देखेंगे हम वो है थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस को जो है वो TGA भी कहा जाता है, ठीक है। TGA स्टैंड फॉर थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। सबसे पहले हम देखते हैं कि थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस बेसिकली क्या है टेक्निक, जो है कि क्या चीज़ मैयर करने के लिए या कौन सी प्रॉपर्टी को मैयर करने के लिए यूज़ होती है। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर देखा था कि थर्मल मेथड ऑफ एनालिसिस के अंदर बेसिकली हम क्या देखते हैं कि अगर हम हीट प्रोवाइड करते हैं अपने किसी भी सैंपल को या टेम्परेचर उसका इंक्रीज़ करते हैं, चेंज करते हैं, तो उसकी वजह से जो हमारा सैंपल है, जो हमारा कंपाउंड है, जो हमारे सब्सटेंस है, उसके अंदर जो भी चेंजेस आती हैं हम उनको मैयर करते हैं। तो TGA यानी थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के अंदर हम क्या करते हैं, इट इज़ अ टेक्निक इन विच चेंज इन मास ऑफ द सैंपल इज रिकॉर्डेड एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर और टाइम। इसका मतलब क्या है कि थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस जो है वो मेथड है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा सैंपल है उसको हम हीट अप करते हैं। जैसे ही हम उसको हीट अप करेंगे, टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसके मास में चेंजेस आएंगी, और उस मास में जो चेंजेस हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर और टाइम। मतलब या तो हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं और उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि हमारे सैंपल में क्या चेंजेस आ रहे हैं, या फिर हमने क्या है कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर रखा हुआ है और विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है हम देखते हैं कि हमारे सैंपल के अंदर जो है वो कौन कौन सी चेंजेस आती हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट लिखा हुआ है वो है यूज फॉर बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। जो थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है उसको हम दोनों किस्म की इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए जो है वो दोनों टाइप की जो है वो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती है, जिसमें क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन भी है, क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन। क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन में मतलब हमें ये पता चलता है कि अगर हम कोई भी हमारा सैंपल है, जब हम उसको हीटअप कर रहे हैं तो हीटअप करने की वजह से उसमें से कौन कौन से जो है वो इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं या कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय TGA। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में बेसिकली हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो भी हमारा सैंपल है उसके अंदर कौन कौन से जो कंपोनेंट्स प्रोड्यूस होते हैं, उनका मासेस क्या है, कितनी अमाउंट के अंदर या कितनी क्वांटिटी के अंदर वो मौजूद है। तो हम कह सकते हैं कि थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस हमें क्वालिटेटिव एनालिसिस भी देती है और क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी। उसके बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें माइंड में रखना है कि अगर हम थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस कर रहे हैं तो जो सॉलिड सब्सटेंसेस होती हैं हम सिर्फ उनको यूज़ करते हैं थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के ज़रिए एनालाइज करने के लिए। अगर हमारे पास कोई भी सैंपल सॉलिड फॉर्म में है तभी हम क्या कर सकते हैं, थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है जो कि थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस को क्लियर करता है, टू यील्ड यूजफुल इंफॉर्मेशन विद दिस टेक्निक द सैंपल मस्ट इवॉल्व अ वोलेटाइल प्रोडक्ट बाय वेरियस फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस। जब भी हम अपने सैंपल को हीटअप करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि जब हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं इट्स मीन हम उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। एनर्जी की वजह से क्या होती है कि डिफरेंट टाइप्स के जो है वो केमिकल और फिजिकल प्रोसेस जो है वो हमारे सैंपल के अंदर जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। जब डिफरेंट टाइप के केमिकल और फिजिकल रिएक्शन स्टार्ट होंगे तो उनकी वजह से क्या होता है कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है हो सकता है कि इसके अंदर कोई ब्रेकिंग हो रही है, उस ब्रेकिंग की वजह से क्या है कि कोई भी वोलेटाइल प्रोडक्ट बन सकता है, और वो वोलेटाइल प्रोडक्ट जब इवॉल्व होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, मास में चेंजेस आएगी, और उन्हीं मास की चेंजेस को जो है हम मैयर करते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि अगर हमें TGA यूज़ करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा जो भी सैंपल है उस सैंपल के अंदर से कोई भी वोलेटाइल प्रोडक्ट जो है वो इवॉल्व हो। अगर वोलेटाइल प्रोडक्ट इवॉल्व होगा तभी चेंज इन मासेस जो है वो ऑब्जर्व होंगी, और फिर तभी क्या किया जा सकता है, जो भी मासेस के अंदर चेंजेस आ रही हैं उनको हम मैयर कर सकते हैं। अब क्या होता है कि जब हीट प्रोवाइड करते हैं तो लाजमी नहीं है कि हर टाइम जो है वो चेंजेस आए। हीट की प्रोवाइड करने की वजह से क्या हो सकते हैं, दो टाइप्स के फिनोमिनाज होते हैं, एक तो वो जिनकी वजह से मासेस के अंदर चेंजेस आती हैं, और दूसरा वो जिनकी वजह से मासेस के अंदर चेंजेस नहीं आती। लाइक अगर हम कह रहे हैं कि कोई भी कंपाउंड है जो मेल्ट हुआ है, मेल्ट होने की वजह से उसके अंदर से कोई ऐसा वोलेटाइल प्रोडक्ट नहीं बना कि जो इवॉल्व हो सके, तो उसके मास के अंदर कोई चेंज नहीं आएगी। या फिर हम कह सकते हैं कि अगर कोई क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस हुआ और उस क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस के दौरान भी कोई मास के अंदर चेंजेस नहीं आई, तो वो उस तरह का सैंपल जो है वो थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के जरिए एनालाइज नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमने हीट प्रोवाइड की है, उसकी वजह से कोई भी हमारा सैंपल जो है वो डीकम्पोज हुआ है, उसकी डीकम्पोजिशन की वजह से गैसेस मटेरियल या कोई भी ऐसा वोलेटाइल मटेरियल जो है वो इवॉल्व हुआ है, या किसी सैंपल की रिडक्शन हुई है या ऑक्सीडेशन हुई है, तो उसकी वजह से उसके मास के अंदर चेंजेस आई। मास के अंदर चेंजेस जो है वो दोनों फॉर्म में हो सकती हैं, लॉस की फॉर्म में भी हो सकती हैं, गेन की फॉर्म में भी हो सकती हैं, और उन दोनों चेंजेस को क्या करता है, थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस जो है वो रिकॉर्ड करता है। नेक्स्ट इसका हम देखेंगे कि प्रिंसिपल क्या होता है।
थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का, जैसे हमने डेफिनेशन में देख लिया, थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द सिंपल फैक्ट दैट द सैंपल इज वेट कॉन्टिन्यूसली एज इट इज बीइंग हीटेड टू एलिवेटेड टेम्परेचर एंड चेंजेस इन द मास ऑफ अ सैंपल आर स्टडीड। एलिवेटेड टेम्परेचर का मतलब क्या कि हम अपना टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करते हैं, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं उसके साथ साथ हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो भी हमारा सैंपल है उसके मासेस में है क्या चेंजेस आ रही हैं। जो भी चेंजेस आती हैं वो फिर रिकॉर्ड होती हैं, और वो जो हमारे पास रिकॉर्ड होने के बाद डाटा आता है तो फिर हम उससे फाइंड आउट करते हैं कि जो भी हमारा सैंपल है उसके अंदर क्या चेंजेस आए, कि कौन कौन से टेम्परेचर पे जो है वो चेंजेस आई, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें मिलती है। अब यहाँ पे देखें क्या है, फॉर एग्जांपल हमारा कोई भी सैंपल है जो है कि हम जिसे आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है। जब हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं, हीट की वजह से क्या होता है कि डिकम्पोज होगा और कोई भी प्रोडक्ट जो कि सॉलिड फॉर्म में और साथ में कोई भी जो है वो गैशियस मटेरियल जो है वो इवॉल्व होता है। ठीक है, अब ये गैशियस मटेरियल इवॉल्व हुआ तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो भी हमारा सैंपल था, जो उसका वेट जो था लेट्स सपोज 10 ग्राम था, जब हमने उसको हीटअप किया, हीटअप होने के बाद उसके अंदर से कोई भी गैशियस मटेरियल या कोई भी हम वोलेटाइल मटेरियल हम कह सकते हैं कि इवॉल्व हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, उसके मास के अंदर चेंजेस आई। अब देखें यहाँ पे हमने क्या कहा, हीट प्रोवाइड करें। अब क्या होता है कि मुख्तलिफ जब भी हम सैंपल्स की बात करते हैं तो उनके दरमियान बॉन्डिंग होती है। अब जब हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे, हीट प्रोवाइड करने की वजह से क्या होगा, इनके दरमियान का ये बॉन्ड टूटता है, और जब भी बॉन्ड टूटेगा तो एक तो बॉन्ड टूट के हमारे पास कोई दूसरा प्रोडक्ट बनेगा, साथ में हमारे पास क्या बनता है, कोई गैशियस मटेरियल या कोई वोलेटाइल मटेरियल बनता है जो कि क्या हो जाता है, इवॉल्व हो जाता है। और जब ये इवॉल्व होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, जो टोटल मास होता है हमारे सैंपल का, उस मास के अंदर चेंजेस आती हैं, और वही मास के अंदर जो चेंजेस हैं वो हम थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस से जो है वो मेजर कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स के दी हुई है कि लॉस इन द मास किसी वजह से हो सकता है कि अगर हमारा कोई सैंपल है जिसके अंदर क्या मौजूद है, वाटर मौजूद है, और वाटर मौजूद है तो अगर हम उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, इट्स मीन वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा, और इवेपोरेशन होने की वजह से क्या हो सकता है कि जो भी हमारा सैंपल था जिसके अंदर वाटर मौजूद था, चाहे वाटर जो था वो एब्जॉर्ब हुआ था उसके अंदर, या चाहे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद है हमारे उस सैंपल के अंदर, या फिर वाटर जो है वो एज अ कॉन्स्टिट्यूट मौजूद है हमारे उस सैंपल के अंदर। जब हमने अपने उस सैंपल को हीट अप किया, जब उसको हीट प्रोवाइड की तो उसकी वजह से वो वाटर रिमूव हुआ, वाटर लॉस हुआ, और जब ये वाटर लॉस होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, मास में चेंजेस आएंगे। जो भी मासेस में चेंजेस आएंगी वो मास जो है हमारा थर्मोग्रेविमेट्री जो है वो उसको मेजर करेगी और उसको रिकॉर्ड करेगी। अब लाइक एग्जांपल है कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, जो ये H2 है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है जो कि हमारे सैंपल में मौजूद है। जब हम इसे हीट करेंगे, टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि कॉपर सल्फेट में से वाटर जो है वो रिमूव होगा। अब जब ये वाटर के 4 मॉलिक्यूल्स जो है वो इसमें से रिमूव होंगे तो ऑब्वियसली जो कॉपर सल्फेट का मास था वो मास में चेंजेस आएंगी। इसी तरह 2FeOH3 है जिसमें ये जो वाटर मौजूद है, वाटर जो है वो एज अ कॉन्स्टिट्यूट मौजूद है, वाटर ऑफ ट्यून चाहिए। जब हमने कॉन्स्टिट्यूट है, जब हमने इसको हीटअप किया, इसको हीट प्रोवाइड की, टेम्परेचर इसका इंक्रीज किया, तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, इसमें से भी वाटर जो है वो रिमूव हुआ। और जब वाटर रिमूव हुआ तो ऑब्वियसली जो इसका स्टार्टिंग मास था उस मास में चेंजेस आई, और उन्हीं मासेस को की चेंजेस को जो है वो थर्मोग्रेविमेट्री ने रिकॉर्ड किया। वाटर इज लॉस्ट ड्यू टू हीटिंग एंड चेंज इन मास इज रिकॉर्डेड। वाटर के अंदर जो भी वाटर जो है वो लॉस्ट होता है जिसकी वजह से मास के अंदर चेंजेस आती हैं, और जो भी मास के अंदर चेंजेस आती हैं वो हम क्या करते हैं, थर्मोग्रेविमेट्रिक के अंदर जो है वो हम रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस जो है वो बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं, और उनसे हम कौन सा जो है वो मोस्ट फ्रीक्वेंटली और मोस्ट कॉमनली जो है वो थर्मोग्रेविमेट्री का मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है। मोड्स भी कहते हैं, टाइप्स भी कहते हैं बेसिकली। Basically 3 types of thermogravimetry.
और अब हम जो है वो हर एक टाइप को जो है वो 1 बाय 1 देखेंगे कि कौन कौन सी टाइप्स हैं इसकी। फर्स्ट वन जो थर्मोग्रेविमेट्री की टाइप है या फिर मोड जिसको हम कहते हैं वो है आइसोथर्मल या स्टैटिक थर्मोग्रेविमेट्री। आइसोथर्मल या फिर स्टैटिक टीजी मीन्स थर्मोग्रेविमेट्री। हम देखेंगे कि आइसोथर्मल या स्टैटिक थर्मोग्रेविमेट्री क्या है। इन विच द सैंपल मास sample mass is recorded as a function of time at constant temperature। जो फर्स्ट टाइप है जिसको हम आइसोथर्मल या स्टैटिक थर्मोग्रेविमेट्री कहती हैं, इसमें क्या है कि हम क्या करते हैं, सैंपल के मास के अंदर जो भी चेंजेस होती हैं वो मेजर करते हैं कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे विद द पैसेज ऑफ टाइम। मतलब कि क्या हमारा टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं होता, हमने एक टेम्परेचर एक फिक्स रखा हुआ है, लेकिन टाइम के साथ साथ वक्त गुजरने के साथ साथ उस सैंपल के मास में क्या चेंजेस आ रही हैं हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। लाइक अगर हमारे पास कोई भी एक सैंपल है, उस सैंपल को जो है मैंने टेम्परेचर एट 60 डिग्री सेल्सियस मैंने उसका टेम्परेचर रखा है, जिसपे मैंने जो है वो नोट डाउन करना है कि क्या चेंजेस आई हैं। अब टेम्परेचर जो है वो मेरा फिक्स रहेगा 60 डिग्री सेल्सियस रहेगा, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उस सैंपल के मास में क्या चेंजेस आ रही हैं उसको मैंने क्या करना है, नोट डाउन करना है, रिकॉर्ड करना है। तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिक या फिर आइसोथर्मल टीजी कहते हैं। स्टैटिक जैसे कि वर्ड शो कर रहा है कि जिसमें हम क्या करते हैं, अपना जो भी टेम्परेचर होता है उसको एक फिक्स स्टेट पे रखते हैं, उसको हम कांस्टेंट रखते हैं। अब मैंने 60 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर को फिक्स रखा है और उस 60 डिग्री सेल्सियस पे टाइम के साथ साथ कि जैसे जैसे टाइम गुजरता है, लेट्स सपोज कि मैंने टाइम स्टार्ट किया 1 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद, 3 मिनट के बाद, 4 मिनट के बाद, मेरा जो सैंपल है उसके मासेज में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं उसको हम अगर रिकॉर्ड करेंगे तो वो हमारा आइसोथर्मल या फिर स्टैटिक टीजी कहलाएगा। जो सेकेंड हमारे पास टाइप आती है वो है क्वासी स्टैटिक टीजी। क्वासी स्टैटिक टीजी में हम देखेंगे कि क्या आता है हमारे पास, क्वासी स्टैटिक टीजी। क्वासी स्टैटिक टीजी में क्या है, इन विच द सैंपल इज हीटेड to constant mass at each of a series of increasing temperature। जी नेक्स्ट हमारे पास आया क्वासी स्टैटिक टीजी। क्वासी स्टैटिक टीजीज में क्या लिखा है कि मैंने, इन विच द सैंपल इज हीटेड टू कांस्टेंट मास एट ईच ऑफ अ सीरीज ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जो स्टैटिक टीजी था उसमें हमने कहा था कि हम कांस्टेंट टेम्परेचर रखते हैं, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं कि अपना टेम्परेचर जो है वो सीरीज के अंदर जो है वो इंक्रीज करते रहते हैं और उस वक्त तक वो टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं जब तक हमारा जो मास है के अंदर जो भी चेंजेस हैं वो कांस्टेंट नहीं हो जाती। अब लाइक दैट मैंने जो सैंपल का अपना स्टार्ट किया, मैंने 30 डिग्री सेल्सियस से जो था वो स्टार्ट किया। अब 30 डिग्री सेल्सियस पे मैं उस वक्त तक स्टॉप करूँगी जब तक मेरा मास जो है वो कांस्टेंट नहीं हो जाता। जब कांस्टेंट मास आ गया उसके बाद मैं अपना टेम्परेचर इंक्रीज कर देती हूँ। लेट्स सपोज मैं कह देती हूँ कि मैंने 35 डिग्री सेल्सियस जो है वो कर दिया। अब 35 डिग्री सेल्सियस पे मैं उस वक्त तक वेट करूँगी कि जब तक मास जो है वो कॉन्स्टेंटली, उस मास के अंदर जो भी चेंजेस हैं वो कांस्टेंट नहीं
नहीं हो जाती। उसके बाद नेक्स्ट मैं इंक्रीज़ करूँगी 40 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपना टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं, और टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के बाद हम क्या करते हैं कि उस वक्त तक वेट करते हैं कि जब तक हमारे मास है जो है, जो भी उसमें चेंजेस आ रही है या जो भी इसके अंदर केमिकल रिएक्शन आना है, उस टेम्परेचर के ऊपर वो हो नहीं जाता है, और हमारा जो भी सैंपल का मास है वो उस टेम्परेचर पे कांस्टेंट नहीं हो जाता। जब हमारा सैंपल का मास इस टेम्परेचर पे कांस्टेंट हो जाएगा, फिर हम मजीद इंक्रीज़ करते हैं, फिर हम 40 डिग्री सेल्सियस पे जो चेंजेस रिकॉर्ड करते हैं, और उस वक्त तक 40 डिग्री सेल्सियस पे वेट करेंगे जब तक हमारा मास जो है वो कांस्टेंट नहीं होता। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, मजीद इंक्रीज़ करेंगे, और हम जो है वो नोट डाउन करेंगे कि क्या चीज़ मास के अंदर जो है वो चेंजेस आती हैं। उसके बाद जो थर्ड हमारे पास टाइप आती है थर्मोग्रेविमेट्री की, वो आती है डायनामिक टीजी। थर्ड हमारे पास टाइप आ गई डायनेमिक टीजी। डायनेमिक टीजी के अंदर हम देखेंगे कि क्या होता है। इन दिस टेक्निक अ सैंपल इज हीटेड in an environment whose temperature is changing in predetermined manners, generally at linear rate. थर्ड जो टाइप हमारे पास है वो डायनामिक टीजी है। डायनामिक टीजी के अंदर जैसा कि मैंने बताया कि हम क्या करते हैं, अपने सैंपल को किसी एक ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर हीट करते हैं जिसका टेम्परेचर जो है वो हम कॉन्टीन्यूसली चेंज कर रहे होते हैं इन अ लीनियर रेट। लाइक दैट, अगर मेरा अपना सैंपल है जिसका मैंने एनालिसिस स्टार्ट किया है, स्टार्ट में मेरा टेम्परेचर जो था अपने सैंपल का 30 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन मैं 30 डिग्री सेल्सियस से कॉन्टीन्यूसली उसको इंक्रीज करती रहती हूँ 31 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस, 33 डिग्री सेल्सियस, 34, मतलब कॉन्टीन्यूसली हमारा टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होता रहता है। और उस कॉन्टीन्यूसली लीनियर रेट के साथ जो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, उसकी वजह से सैंपल के मास के अंदर जो भी चेंजेस आ रही हैं, उन चेंजेस को जो है वो हम रिकॉर्ड करते हैं, और उसे हम क्या कहते हैं, डायनामिक टीजी कहते हैं। मोस्टली जो जितने भी एनालिसिस किए जाते हैं थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के साथ, तो उसके लिए जो है वो डायनामिक टीजी को जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये जो है बेस्ट वे है, या बेस्ट हम कह सकते हैं कि मोड है, या बेस्ट टाइप है टीजी के, कि जिसके साथ क्या करते हैं, हम अपना सैंपल एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो भी हमारे पास इनसे हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है, वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास जो है वो किस फॉर्म में आती है, और उसको किस फॉर्म में जो है वो हम रिकॉर्ड करते हैं, जिनको हम क्या करते हैं, टीजी कर्व्स कहते हैं। बेसिकली इनके बहुत सारे डिफरेंट नेम्स हैं, वो हम नेम्स देखेंगे कि उन कर्व्स को हम क्या क्या कहते हैं, और उन कर्व्स से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब जो भी हमने ये टेक्निक, ये मेथड इनमें से अडॉप्ट किया, ऑब्वियसली हमारे पास जो भी रिजल्ट्स आते हैं, उन रिजल्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ यूज़ करते हैं, कोई कर्व्स यूज़ करते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, टीजी कर्व्स कहते हैं। टीजी कर्व्स बेसिकली क्या होते हैं, रिजल्ट्स आर डिस्प्लेड बाय अ प्लॉट ऑफ मास चेंज by a plot of mass change versus temperature or time, temperature or time, and are known as TG कर्व्स। जो भी हमारे पास रिजल्ट आते हैं उनको हम ग्राफ की फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा ग्राफ ड्रॉ होता है वो मास चेंजेस और टेम्परेचर या फिर टाइम के दरमियान हम जो है ड्रॉ करते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, टीजी कर्व्स कहते हैं, और इनके बहुत सारे और नाम भी हैं, आल्सो हैज़ वेरियस नेम्स।
क्या क्या नाम है इनके, ऑल्सो हैव वेरियस, लाइक इनको हम क्या कहते हैं, थर्मोग्राम भी कहा जाता है, थर्मोग्राम भी कहते हैं, थर्मोग्राफ भी कहते हैं, थर्मोलाइसिस कर्व भी कहते हैं, थर्मोलाइसिस कर्व, पायरोलाइसिस कर्व भी कहते हैं, थर्मोग्रेविमेट्रिक कर्व भी कहते हैं, थर्मोग्राविग्राम भी कहते हैं, एंड थर्मोग्रेविग्राम। बेसिकली ये सारे के सारे जो भी हमारे थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस की वजह से जो भी हमारे पास रिजल्ट आते हैं, जिनको हम जिस ग्राफ में के फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट करते हैं, उन ग्राफ्स को हम उन ग्राफ्स को जो है हम क्या कहते हैं, टीजी कर्व्स भी कहते हैं, जो कि हम किसके दरमियान ड्रॉ करते हैं, मास चेंजेस वर्सेस टेम्परेचर के दरमियान करते हैं। इसके बहुत सारे डिफरेंट नाम हैं, उनको हम थर्मोग्राम भी कहेंगे, थर्मोग्राफ भी कहेंगे, थर्मोलाइसिस कर्व भी कहते हैं, पायरोलाइसिस कर्व भी कहते हैं, थर्मोग्रेविमेट्रिक कर्व भी कहते हैं, एंड थर्मोग्रेविग्राम भी कहते हैं, और सो ऑन, इसके अलावा भी नेम होते हैं। और बेसिकली ये जो ग्राफ हमारे पास आते हैं, ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं और इनकी किस तरह की शेप्स होती हैं, हम वन बाय वन वो देखते हैं कि इनसे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें थर्मोग्रेविमेट्रिक कर्व से मिलती है या फिर हमें टीजी कर्व से मिलती है, उनको हम फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है कि अबाउट द थर्मल स्टेबिलिटी एंड इनिशियल, अबाउट थर्मल स्टेबिलिटी एंड composition of the initial sample. सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, थर्मल स्टेबिलिटी एंड कंपोजिशन ऑफ एनी इंटरमीडिएट, अबाउट थर्मल stability and composition of any intermediate। और थर्ड जो हमें इंफॉर्मेशन इससे मिलती है वो है कंपोजिशन ऑफ द रेजिड्यू इफ एनी प्रेजेंट, अगर कोई भी कंपोजिशन of the residue if any, अगर कोई भी रेजिड्यू बनता है रिएक्शन के दौरान तो उसके बारे में भी जो है वो हमें इससे इन्फॉर्मेशन मिलती है। मतलब क्या कि जो भी टीजी कर्व है वो हमें थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में बताएंगे कि कौन सा टेम्परेचर है जिस पे वो थर्मली स्टेबल रहता है और कौन सा ऐसा टेम्परेचर है जिस पे जो है वो डीकम्पोज होना स्टार्ट होता है। जब डीकम्पोज होगा तो ऑब्वियसली कौन सा प्रोडक्ट बनता है, और उस जब प्रोडक्ट्स बनते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हम बता सकते हैं कि इसकी क्या कंपोजिशन है। इसी तरह से क्योंकि थर्मल स्टेबिलिटी, जब एक हमारा इनिशियल का सैंपल जो है वो डीकम्पोज होगा तो कोई ना कोई इंटरमीडिएट बनेगा जो कि फर्दर जिसकी डीकम्पोजिशन होगी, तो हम कह सकते हैं कि कोई भी जो भी इंटरमीडिएट बन रहा है उसकी थर्मल स्टेबिलिटी और कंपोजिशन हमें पता चल सकती है। थर्ड वन जो था वो, अगर कोई भी रेजिड्यू हमारे सैंपल के अंदर मौजूद है तो उस रेजिड्यू की क्या कंपोजिशन है वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं थर्मल टीजी कर्व्स के जरिए। टीजी कर्व्स बेसिकली क्या से होते हैं अब हम वो देखेंगे। टेम्परेचर हमारा एक्स एक्सिस पे, मास के अंदर जो भी चेंजेस आती हैं वो हमारी वाई एक्सिस पे, यहाँ पे जो हमारा टी इनिशियल जहाँ पे हमने उसको चेंजेस आना स्टार्ट हुई, और टी एफ फाइनल टेम्परेचर। सॉलिड फॉर्म में था हमारा सैंपल, प्रोडक्ट भी जो हमारे पास आया वो भी सॉलिड फॉर्म में। और ये बेसिकली ग्राफ जो है वो है सिंगल स्टेज मास लॉस कर्व, सिंगल स्टेज मास लॉस कर दें। सेकंड जो था इसकी टाइप हम देखेंगे जो हमारे पास मल्टी स्टेज है,
जिसके अंदर क्या होता है, जैसे जैसे हम कहते हैं कि टेम्परेचर चेंज होता है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, मास के अंदर जो है वो चेंजेस आ रही हैं। ये मल्टी स्टेज मास लॉस कर्व है कि जिसपे मल्टी स्टेजेस हैं, जिसके अंदर हमारे साथ क्या होता है कि सैंपल के अंदर चेंजेस आती हैं। टेम्परेचर हमारा वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे हमारा टेम्परेचर, वाई एक्सिस पे हमारा मास। जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर चेंज होगा हमारे सैंपल के मास के अंदर जो है वो चेंजेस आएंगी। अब जो ये वाले हॉरिजेंटल प्लेट्यूज हैं ये क्या शो करते हैं, ये इंडिकेट करते हैं कि हमारा ये जो हॉरिजेंटल प्लेट्यूज हैं ये बेसिकली क्या इंडिकेट करते हैं, ये इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पे हमारा सैंपल जो है वो स्टेबल है। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है ये जो हमारे पास वर्टिकल प्लेट्यूज आते हैं ये इंडिकेट करते हैं कि हमारा जो सैंपल है वो डीकम्पोज होना शुरू हो गया है। और जैसे जैसे वो डीकम्पोज होगा कोई भी ऐसा वोलेटाइल मटेरियल है जो कि जनरेट हो रहा है जिसकी वजह से क्या है कि मास के अंदर लॉस हो रहा है। और यहाँ पे ये हॉरिजेंटल जो आपको लाइन नज़र आ रही है ये डिक्रीज इन मास जो है वो शो करती है। जैसे ही फिर दोबारा से हमारे पास एक हॉरिजेंटल प्लेट्यू आता है वो फिर ये इंडिकेट करता है कि जो भी हमारे पास सैंपल है वो इस टेम्परेचर की रेंजेस पे है जो वो स्टेबल है। जैसे ही मजीद टेम्परेचर इंक्रीज हुआ वो फिर से क्या होना स्टार्ट हो गया, डीकम्पोज। तो जितने भी हॉरिजेंटल प्लेट्यूज हैं वो शो करते हैं कि हमारा जो है वो सैंपल के अंदर यहाँ पे कोई चेंज नहीं आ रही और इन टेम्परेचर्स के ऊपर हमारा सैंपल जो है वो स्टेबल है। यहाँ पे ये क्या शो करता है, हमारा लॉस इन मास। जी, तो आज हमारा तो था वो थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का हमने जनरल इंट्रोडक्शन देखा, उसका प्रिंसिपल देखा और इसके अलावा जो था हमने 3 टाइप्स ऑफ थर्मोग्रेविमेट्री के हमने 3 मोड देखे। नेक्स्ट जो था वो हमने टीजी कर्व्स देखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम उसकी इंस्ट्रूमेंटेशन, फर्दर एप्लीकेशंस और लिमिटेशंस जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।